Assalamu alaikum students, welcome to the new class and welcome to the साजिद बायोलॉजी वाला। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गैसेस एक्सचेंज एंड लंग्स। कि लंग में गैसेस एक्सचेंज कैसा होता है। ठीक है, लंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हमने पूरा लेक्चर लिया था। ठीक है, कि लंग क्या है और लंग में कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा जल्दी रिवाइज करते हैं कि लंग्स में गैस एक्सचेंज कैसा होता है। ठीक है, तो लंग्स मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्री क्या हमारे पास डिवाइड होता है। ट्री क्या हमारे पास डिवाइड होता है राइट ब्रोंकाई में और लेफ्ट ब्रोंकाई में। ठीक है, फिर ये राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, फिर ये फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में। ये ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स में, और फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल जो है वो डिवाइड होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में। ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकियोल में, और फिर हमारे पास अल्वियोलाई। ठीक है, अल्वियोलर डक्ट्स और फिर अल्वियोलाई। तो लंग में हमारे पास अल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज लंग में जो गैस एक्सचेंज होता है वो किस चीज में होता है? अल्वियोलाई में होता है। ठीक है, किस में होता है? अल्वियोलाई में होता है। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज इन लंग्स, गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स ये कैसा होता है? फिर हम फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि गैसियस एक्सचेंज किया है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज हमारे पास ये गैसेस का डिफ्यूजन है। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कौन से गैसेस की? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। द कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की डिफ्यूजन किस किस के दरमियान? इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की डिफ्यूजन को हम क्या कहेंगे? गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन हमारे पास अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ठीक है, तो ये था गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज किया है। ठीक है, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। मतलब यहाँ इस एरिया में हमारे पास मॉलिक्यूल ज्यादा है और इस वाले एरिया में मॉलिक्यूल कम है। तो मॉलिक्यूल इस हाई कंसंट्रेशन एरिया से इस लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जाएगी खुद ब खुद, विदाउट एनर्जी। डिफ्यूजन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज में भी ऐसा ही होता है कि जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की डिफ्यूजन, इसकी एक्सचेंज किस किस के माबेन होती है? इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान। इन्वायरमेंट से हमारे पास ऑक्सीजन अंदर जाता है और ऑर्गेनिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इन्वायरमेंट जाता है। ठीक है, तो ये था गैस एक्सचेंज। अब गैस एक्सचेंज इन लंग्स, अब लंग्स में गैस एक्सचेंज कैसा होता है? ठीक है, गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है? ठीक है, गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, कि लंग्स में गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है। देखो, ये है हमारे पास लंग्स, ये है क्या? ये लेफ्ट वाला लंग थोड़ा वाइडर है, मोटा है और लेकिन छोटा है इससे। ठीक है,
क्योंकि यहाँ हमारे पास हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। ये ट्री क्या डिवाइड होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया, ये ट्री क्या डिवाइड होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियल और फिर अल्वियोलाई, ठीक है। इस लंग में हमारे पास यहाँ होता है अल्वियोलाई, यहाँ हमारे पास होता है क्या, अल्वियोलाई। मिलियन ऑफ अल्वियोलाई दूसरा हमारे पास लंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कितने मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई हमारे पास लंग्स में प्रेजेंट होता है। इस अल्वियोलाई में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज भी इस अल्वियोलाई में होता है, ठीक है। तो इस अल्वियोलाई का काम क्या है कि ये हमारे पास गैसियस एक्सचेंज के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एक लार्ज सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड करता है, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई की जो लेयर है वो बहुत थिन है, थिन लेयर होते हैं, ठीक है। देखो अल्वियोलाई जो हमारे पास होता है लंग्स में, लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ microscopic structure which is called alveoli। लंग्स में हमारे पास कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, अल्वियोलाई। अब अल्वियोलाई का काम हमारा क्या है, अब अल्वियोलाई का जो लेयर है वो बहुत थिन है, ठीक है। अल्वियोलाई हैव थिन अल्वियोलाई का जो मेम्ब्रेन है वो बहुत थिन है, ठीक है, बहुत थिन लेयर है इसका। अल्वियोलाई का काम हमारे पास क्या है, ये एक लार्ज सरफेस एरिया क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। अल्वियोलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। अल्वियोलाई जो है वो लंग का सरफेस एरिया को क्या करता है, लार्ज करता है, ताकि गैसियस एक्सचेंज ज्यादा हो जाए, ठीक है। सो अल्वियोलाई प्रोवाइड लार्ज surface area for gaseous एक्सचेंज। अल्वियोलाई क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास इस अल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस अल्वियोलाई में हमारे पास जो है क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है। अब यहाँ हमारे पास इस लंग्स में ब्लड कैपिलरीज भी होते हैं, यहाँ तो ब्लड का सप्लाई होगा ना, जरूर होगा। तो यहाँ हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होता है। इस ब्लड कैपिलरीज जो है, इस कैपिलरीज ने इस अल्वियोलाई की इर्द गिर्द, इससे इर्द गिर्द एक नेटवर्क बनाया होता है। कैपिलरीज ने क्या बनाया हुआ है, एक नेटवर्क बनाया हुआ है इस अल्वियोलाई से, इस अल्वियोलाई की इर्द गिर्द, ठीक है। इस अल्वियोलाई के इर्द गिर्द, ठीक है, एक नेटवर्क बनाया है। जो हमारे पास जो कैपिलरीज है, इसकी जो वाल है वो भी बहुत थिन है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है। ब्लड कैपिलरीज मेड a network around the alveoli। अराउंड द अल्वियोलाई ब्लड कैपिलरीज ने ये जो हमारे पास अल्वियोलाई है, ये जो अल्वियोलाई है, इस अल्वियोलाई ने ब्लड कैपिलरी इस अल्वियोलाई के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरी ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास लंग्स में क्या है, अल्वियोलाई है, मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई है जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है।
ये जो अल्वेलाई है इसकी आवाज जो है वो बहुत तन है, इससे हमारे पास मतलब परमेएबल है, इससे एक्सचेंज बहुत इजीली होता है, ठीक है। और इस अल्वेलाई में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अल्वेलाई का काम हमारे पास क्या है, ये जो है लंग का सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैस एक्सचेंज के लिए, कि गैस एक्सचेंज हमारे पास ज्यादा हो जाए और सही तरीके से हो जाए, ठीक है। यहाँ यहाँ ये जो अल्वेलाई है, इस अल्वेलाई के इर्द गिर्द हमारे पास ब्लड कैपिलरीज ने एक नेटवर्क बनाया है, ठीक है, एक नेटवर्क बनाया है। अब ये जो गैस एक्सचेंज है, लंग में जो गैस एक्सचेंज है, ये गैस एक्सचेंज लंग में जो गैस एक्सचेंज है, ये गैस एक्सचेंज ये जो अल्वेलाई है और ब्लड कैपिलरीज इसके इर्द गिर्द है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब ये गैसियस एक्सचेंज किस किस चीज की होता है, अब हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। ये गैसियस एक्सचेंज किस किस चीज की होती है, अब हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज किस किस चीज की होती है, अब हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज किस किस चीज की होती है, अब हम यही पढ़ेंगे। मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, गैस एक्सचेंज, ये एक गैस एक्सचेंज इन लंग्स, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। देखो, ये है हमारे पास अल्वेओलाई, एक अल्वेओलाई हमने ली, ठीक है। ये है क्या, अल्वेओलाई। मैंने आप लोगों को बताया कि अल्वेओलाई में हमारे पास प्रेजेंट होता है क्या, ऑक्सीजन इन हाई कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है लेकिन इन हाई कंसंट्रेशन में हमारे पास ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज, ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लड कैपिलरीज ने एक नेटवर्क बनाया है अल्वेओलाई के इर्द गिर्द, ठीक है। ये अल्वेओलाई जो है वो इस नेटवर्क में अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इर्द गिर्द इसके एक नेटवर्क बनाया हुआ है। तो अल्वेओलाई में इसकी जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म सिर्फ टू स्टेप में है, ठीक है। देखो, अल्वेओलाई में हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, बहुत, अल्वेओलाई में जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा है, मतलब अल्वेओलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अल्वेओलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि सेक्शन के डिफिनेशन में कि हमारे पास गैस एक्सचेंज होगा किस चीज की, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। तो यहाँ भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ही क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। और डिफ्यूजन में भी मैंने आप लोगों को बताया कि डिफ्यूजन क्या होता है कि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से, वो एरिया जहां मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो वो मॉलिक्यूल इस हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जाता है, ठीक है। तो अल्वेओलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अल्वेओलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। तो अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो अल्वेओलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अल्वेओलाई से थ्रू डिफ्यूजन आएगा ब्लड कैपिलरीज में। ऑक्सीजन अल्वेओलाई से थ्रू डिफ्यूजन आएगा कहाँ, कैपिलरीज में। क्यों कि अल्वेओलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और कैपिलरीज में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन जो है वो अल्वेओलाई से ब्लड कैपिलरीज में आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि द कंसंट्रेशन of oxygen is high in alveoli and low in blood capillaries.
in blood capillaries, so the oxygen move या diffuse from alveoli to blood कैपिलरीज। अल्वेलाई में हमारे पास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ब्लड कैपिलरीज में कम है, तो ऑक्सीजन अल्वेलाई से हमारे पास डिफ्यूज होगा, मूवमेंट करेगा कैपिलरीज में और कैपिलरीज में आएगा। ठीक है, अब कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है। अल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है वो कम है और यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो वही बात है कि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है और अल्वेलाई में कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज से डिफ्यूज होगा अल्वेलाई में। ठीक है, सेकंड स्टेप ये है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज सेकंड स्टेप ये है कि ये हमारे पास है फर्स्ट और ये है सेकंड। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज या मूव फ्रॉम कैपिलरीज to what? To alveoli and expel out from body या from lungs। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से जाएगा अल्वेलाई में और फिर ब्रीदिंग में मैंने आप लोगों को बताया था एक्सहेलेशन प्रेस के थ्रू माने फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर इन्वायरमेंट को हम एक्सहेल करेंगे। ठीक है, तो ये था गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स के लंग्स में गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है। ठीक है, एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूँ। देखो लंग में गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है। देखो लंग्स में हमारे पास प्रेजेंट होता है अल्वेओलाई एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके जो वाल है वो बहुत थिन है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास ब्लड कैपिलरीज ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज हमारे पास इस अल्वेओलाई और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान होता है और गैसियस एक्सचेंज किस चीज के होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के होता है। और लंग में जो अल्वेओलाई प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हमारे पास इस अल्वेओलाई में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज हमारे पास अल्वेओलाई और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान में होगा। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज किस चीज को होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब अल्वेओलाई जो है, अल्वेओलाई में हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो अगर डिफ्यूजन की बात हम करें तो डिफ्यूजन में हमारे पास क्या होता है? मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है अल्वेओलाई में, तो अल्वेओलाई से हमारे पास ऑक्सीजन आएगा ब्लड कैपिलरीज में। क्यों कि ब्लड कैपिलरीज में हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन ब्लड अल्वेओलाई से आएगा ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है और अल्वेओलाई में कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज से जाएगा अल्वेओलाई में। ठीक है, तो ये था गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर लंग्स। रिस्पायरेशन क्या है? ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, तो हम इसकी हम रिस्पायरेशन को पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन है क्या और इसमें क्या होता है। देखो, हम जो डेली जो हम काम करते हैं या और जो हमारे बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं, इसके लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, हम जहाँ जाते हैं, जो भी काम हम करते हैं, हम विदाउट एनर्जी वो नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे बॉडी की जो फंक्शन है, चाहे वो डाइजेशन है और कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, हम या कुछ वजन उठाते हैं, इसके लिए एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी आती कहाँ से? ये एनर्जी हमारे पास बॉडी में होता है रिस्पायरेशन। हमारी बॉडी में होता है क्या? रिस्पायरेशन। और इस रिस्पायरेशन से हम एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो रिस्पायरेशन से हम एनर्जी कैसे लेते हैं, अब हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज रिस्पायरेशन।
ठीक है, कि रिस्पायरेशन है क्या। देखो, रिस्पायरेशन में हमारे पास ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन से मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, और इसका ब्रेकडाउन होता है और हमारे पास एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन द प्रोसेस, रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है कि द प्रोसेस in which glucose is broken down, in the presence of oxygen, and produce carbon dioxide, H2O, and release ATP। ठीक है, तो रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या होता है कि ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन से कंबाइन करके इसका ब्रेकडाउन करते हैं। ठीक है, और हमारे पास पैदा होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ हमारे पास पैदा होता है, हमारे पास रिलीज होता है क्या, एटीपी। और इस एटीपी के थ्रू हम अपने जो डेली लाइफ फंक्शन है, हम जो काम करते हैं, खेतों में करते हैं, या जो भी काम हम करते हैं, हम इस एटीपी एनर्जी के थ्रू हम क्या करते हैं, वो काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन है, इसका जो रिएक्शन है रिस्पायरेशन के, हमारे पास ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ कैसे, और हमारे पास कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो है C6H12O6, और इसके साथ हम O2 कंबाइन करते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और हमारे पास इसका ब्रेकडाउन होता है, और क्या पैदा होता है, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O with the release of ATP। ठीक है, with the release of what, with the release of ATP। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, और ऑक्सीजन, इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं और इसका ब्रेकडाउन होता है, और क्या चीज पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। या हमारे पास जब एक ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो हमारे पास कितने एटीपी पैदा होता है, 36 एटीपी। एक कंप्लीट ग्लूकोज ब्रेकडाउन हमको कितनी एटीपी देता है, 36 एटीपी हमको देता है। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होता है। ठीक है, अब अगर आप लोग इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ हमारे पास 6, यहाँ 6 और यहाँ 6। ठीक है, तो ये है रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन के कुछ टाइप्स हैं, रिस्पायरेशन के कुछ टाइप्स है कि वो टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, बेसिकली रिस्पायरेशन के हमारे पास जो है 2 टाइप्स हैं। एक है एरोबिक रिस्पायरेशन। टाइप्स जो है रिस्पायरेशन की जो टाइप्स है, एक है हमारे पास एरोबिक, एक है हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और ना हो सकता है, तो इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये हमारे पास कंप्लीट ब्रेकडाउन इसमें होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इसमें होता है। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। ठीक है,
कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हमारे पास होता है, ठीक है। और जब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है तो हमारे पास कितनी एटीपी पैदा होता है, 36 एटीपी इसमें पैदा होता है, ठीक है। दूसरा टाइप जो है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। ये होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ, ये होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें इनकम्प्लीट ग्लूकोज इनकम्प्लीट ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है। जब इनकम्प्लीट ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो इसमें हमारे पास 2 एटीपी पैदा होता है, ठीक है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी पैदा होता है। क्यों? इसमें हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेस्पिरेशन के टाइप थे, एरोबिक रेस्पिरेशन और इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम जो ये रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, इसमें हमारे पास एक इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन भी है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी है। जिस रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं कि इस रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है, एनर्जी पैदा होता है। इसको हम एक और नाम भी कहते हैं, इसका सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या? जिस रेस्पिरेशन में हमारे पास एनर्जी पैदा होती है इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। एक हमारे पास है इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो है ये जो गैसेस के बारे में हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में, लंग से जो लंग्स और ब्लड के दरमियान एक जो ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होता है, लंग्स और ब्लड के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ब्लड कैपिलरीज और हमारे बॉडी टिश्यूज के दरमियान जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको हम कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो सिर्फ रेस्पिरेशन है इसमें हमारे पास एटीपी के प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा, इसमें सिर्फ ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिर्फ ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है, इंटरनल रेस्पिरेशन जो है उसमें हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा किसके दरमियान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा लंग्स और ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड कैपिलरी, सही है। और किस गैस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इंटरनल में हमारे पास एक्सचेंज, ये हमारे पास एक्सटर्नल है, ठीक है। ये क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। ये क्या है, एक्सटर्नल में हमारे पास लंग्स और ब्लड वेसल के दरमियान गैस एक्सचेंज होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, ठीक है। लेकिन इसमें नो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ठीक है। नो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, क्या? नो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन इसमें नहीं होगा, ठीक है। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, इसमें हमारे पास इसमें भी एक गैसेस का एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें भी गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा ब्लड वेसल
आवर बॉडी टिश्यूज के दरमियान। इंटरनल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा किसके दरमियान? ब्लड वेसल और बॉडी टिश्यूज के दरमियान। देखो जब हमारे पास लंग से जो ऑक्सीजन जाता है ब्लड वेसल में, फिर ये ऑक्सीजन जाता है ब्लड वेसल में जाता है कहाँ? बॉडी टिश्यूज को, ठीक है। और बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल को आता है। तो ब्लड वेसल से जो ऑक्सीजन जाता है हमारी बॉडी टिश्यूज को, और बॉडी टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है ब्लड वेसल को, ये हमारे पास है इंटरनल रिस्पायरेशन से, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी टिश्यूज को पहुंच जाता है, जब ये ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज को पहुंच जाता है, तो बॉडी टिश्यूज में ये ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है, और हमारे पास वही जो हमने कहा रिस्पायरेशन, ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है और हमारे पास एटीपी पैदा करता है, ठीक है। तो इसको फिर हम कहेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन में हमारे पास यह है, ये हमारे पास इसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होता है ग्लूकोज के साथ इन बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज की दूसरा कंबाइनेशन ग्लूकोज के साथ और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है और हमारे पास एटीपी रिलीज होता है, तो एटीपी हमारे पास जिस रिस्पायरेशन में हमारे पास एटीपी रिलीज होता है, इस रिस्पायरेशन को हम कहेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। तो ये था रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन के कुछ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। और कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।